हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हमारी DSSB स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी की क्लासेस चल रही है। दोस्तों अब तक हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमने थ्योरी क्लास किए हैं और हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो अब तक दोस्तों हम 80 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। और आज भी हम क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 81 से 100 तक के लिए। ठीक, तो आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज रहेगा हमारा 81 से 100 तक का। ठीक है, अगर आपसे इससे पिछली वीडियो या इससे पहले की वीडियो आपको देखनी है या लास्ट क्लासेस देखनी है, लास्ट क्वेश्चन सीरीज के बारे में आपको जानना है, कहां से कहां तक कितना कराया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर DSSB स्पेशल एजुकेशन 2021 एग्जाम करके मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप सारे लास्ट के क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज भी हम क्या करेंगे, 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या है, सारे क्वेश्चन हमारे मिक्सअप है, यानी कि पार्ट 2 है या पार्ट बी है हमारा स्पेशल एजुकेशन का, वो सारा मिक्सअप है। उसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, और हमारा स्पेशल एजुकेशन हो गया। डिसेबिलिटी से जितना भी आपका रिलेटेड है स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी का, तो हम सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पैक्स यानी कि पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा है पैक्स का विस्तार क्या है। यहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है कि पैक्स का विस्तार क्या है। तो पैक्स है दोस्तों पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये है क्या, पैक्स क्या है दोस्तों। पैक्स एक वैकल्पिक संप्रेषण प्रणाली है। वैकल्पिक संप्रेषण प्रणाली से मतलब है कि वैकल्पिक यानी कि कोई दूसरा विकल्प भाषा का जो या संप्रेषण का, जिसके द्वारा व्यक्ति यह संप्रेषण कर सकता है। तो ये किसके लिए यूज करते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि पैक्स अगर हम पूछे कि ज्यादातर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अत्यधिक उपयोगी है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पैक्स दोस्तों ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ज्यादा है, स्वैरिता वाले जो बच्चे हमारे, उनके लिए ज्यादा उपयोगी है। अब ये उपयोगी इसलिए है क्योंकि नॉन वर्बल बच्चों के साथ काम किया जाता है। वैकल्पिक संप्रेषण प्रणाली है। नॉन वर्बल से मतलब ये नहीं है आप हेयरिंग इंपेयर्ड वाले बच्चों के साथ इसका उपयोग करेंगे। तो हेयरिंग इंपेयर्ड वाले क्या है दोस्तों, भी ना सुन पाते हैं ना ही बोल पाते हैं, दोनों चीजें हैं उनकी। लेकिन ये इसमें क्या है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम उसी के साथ यूज करेंगे जो बच्चा सुन सकता है। तो ऐसी कंडीशन हमें ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ज्यादा देखने को मिलती है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, कभी कभी लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ भी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रयोग जो किया जाता है वह किया जाता है ऑटिस्टिक बच्चों के साथ। ठीक है, और दोस्तों ये इसकी अगर हो सकता है आपका क्वेश्चन आ जाए, इसको कब विकसित किया गया था, तो इसको किया गया था दोस्तों 1885 नहीं, इसको किया गया था 1985 में, 1985 में किया गया था दोस्तों। और ये किया था एंडी बॉडी, इसके जो विकसित जिन्होंने करा है इनका नाम है एंडी बॉडी। एक और है इसके, एंडी बॉडी और लोरो फ्रास्ट, इन्होंने किया था इसको विकसित 1985 में, इन्होंने विकसित किया था पैक्स को। एंडी बॉडी ने, लोरो फ्रास्ट ने 1985 में इसे विकसित किया था, जो कि क्या है, वैकल्पिक संप्रेषण प्रणाली है और अत्यधिक ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ये प्रयोग किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो इसका पैक्स का आपका विस्तार एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, दूसरा आपको पूछ लेगा कि अत्यधिक किन बच्चों के साथ ये उपयोगी है, किन के लिए उपयोगी है, तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ हो गया। तीसरा हो गया आपका कि किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो एंडी बॉडी लोरो फ्रास्ट के द्वारा विकसित। चौथा आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब विकसित किया, तो ये 1985 में विकसित किया। दोस्तों एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, आप ये सारी चीजें नोट करते रहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, हमारा 82वां जो प्रश्न है, एनोरेक्सिया नर्वोसा बच्चों में किस प्रकार का विकार है। एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा देखिए,
अब इसमें दो चीजें दे दी, एनोरेक्सिया और नर्वोसा, ठीक है। ये वैसे देखा जाए दोनों की कंडीशन अलग अलग है। नर्वोसा जैसी कंडीशन हमें बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है और एनोरेक्सिया जैसी कंडीशन हमें महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये खाने से संबंधित है, खाने से संबंधित विकार है। और दूसरा हम कह सकते हैं भूख से संबंधित, ठीक। अगर हम बच्चों के लिए ये नर्वोसा का अगर प्रयोग करें तो ये खाने से संबंधित बच्चों के लिए हो गया, और केवल एनोरेक्सिया आ जाए तो भूख से संबंधित लगा देना इसको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इस कंडीशन में या इस विकार में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं अपना वेट कम करना चाहती हैं, वेट लूज करना चाहती हैं, उसके कारण अपनी भूख को मारती हैं, डाइट पर चली जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका बॉडी उस कंडीशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस कंडीशन में उन्हें एक विकार हो जाता है एनोरेक्सिया, जिसमें उन्हें भूख लगना खत्म हो जाती है, मांसपेशियां बहुत ज्यादा कम कार्य करने लगती है, नष्ट भी हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर नर्वोसा की बात करें दोस्तों तो ये विकार बच्चों में भी देखा गया है कि बच्चे क्या है दोस्तों, खाना उनको भूख नहीं लगती है, किसी भी प्रकार से उन्हें कुछ भी कोई भी चीज टेस्टी नहीं लगती है, किसी भी चीज खाने की किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो उन्हें भी भूख ना लगने का एक विकार वो नर्वोसा है, ठीक है। तो अगर बच्चों के बारे में पूछा जाए तो आप खाने से संबंधित है, और अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए या यहाँ पर पूछ ले केवल एनोरेक्सिया क्या है तो भूख से संबंधित है विकार, ठीक है। किस प्रकार का विकार है, तो ये खाने से संबंधित प्रकार का एक विकार है, जिसमें क्या है व्यक्ति की या बच्चे की या महिला की भूख खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 83 कह रहे हैं सट्रिंग हकलाना किस विकार किससे संबंधित है, यानी कि हकलाना जो एक विकार है सट्रिंग कह रहे हैं वो किससे संबंधित है। अब देखिए दोस्तों हकलाना क्या होता है ना, अब इसमें विकार बोला गया है, कह रहे हैं ये डिसऑर्डर है, ठीक। अब क्या है क्यों बोला गया है, देखो हकलाना क्या होता है, कभी कभी जब बच्चा जब छोटा होता है, अगर हम शैशवावस्था से बालावस्था तक की बात करें दोस्तों, तो बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, भाषा विकास हो रहा है उसमें, तभी भी बच्चा क्या बेबलिंग के बाद क्या करता है, जब बोलना शुरू करता है तब भी वह क्या करता है हकलाने लगता है, हकला कर बोलता है अपने शब्दों को, जब वो निकालता है अपने मुंह से शब्द। लेकिन अगर वे शब्द उसके बालावस्था को भी क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब वह बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन उसका हकलाना खत्म नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको विकार है, और वह विकार कहलाता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर, यानी कि यह प्रभाव से संबंधित है, प्रभाव से संबंधित जिसे कहते हैं हम फ्लुएंसी, ठीक है, फ्लुएंसी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 84, देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार से पर्यवेक्षण योग्य व्यवहारों पर ही जोर देने का अध्ययन दर्शन क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा अध्ययन दर्शन है जिसमें पर्यवेक्षण योग्य बिहेवियर यानी कि व्यवहारों पर जोर दिया जाता है, और सबसे अच्छा अध्ययन भी यही है, वस्तुनिष्ठ प्रकार से पर्यवेक्षण योग्य व्यवहारों पर ही जोर देने का अध्ययन या दर्शन क्या कहलाता है दोस्तों। अब जिसमें पर्यवेक्षण हो रहा है, योग्य व्यवहारों पर ही जोर दिया जा रहा है, तो वह अध्ययन दर्शन कहलाता है व्यवहारात्मकता, व्यवहारात्मकता, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, लिखते जाए दोस्तों, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा विद्यार्थी का उद्देश्यपूर्ण संकलन है, ठीक है, जो विद्यार्थी प्रयास प्रगति और उपलब्धि को दर्शाता है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैसे पूछ सकते हैं, ऐसा संकलन जो विद्यार्थी के प्रयास प्रगति और उपलब्धि को दर्शाए क्या कहलाता है, या उसमें उपलब्ध हो तो वह कहलाता है दोस्तों। ये अगर हम बात करें तो ये जो पूछा गया है ये भी 1 to 5 यानी कि आपका फर्स्ट और प्राइमरी बच्चों के लिए पूछा गया है। हम प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों के प्रगति, उनका जितना भी उद्देश्यपूर्ण उन्होंने कार्य किया, उनका संकलन और उसकी प्रयास का प्रगति उपलब्ध कैसे कर सकते हैं, हम किस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, या उसको उपलब्ध कैसे करा सकते हैं, तो पोर्टफोलियो द्वारा, पोर्टफोलियो इसे कहते हैं दोस्तों संघ विभाग, ठीक। पोर्टफोलियो द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की जितने भी उसने उद्देश्यपूर्ण संकलन है, उसकी उपलब्धि है, उसका प्रयास है, उसका प्रगति क्या क्या है, तो पोर्टफोलियो द्वारा हम इसको देख सकते हैं।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक इतिहास का अनुदैर्ध्य अभिलेख क्या कहलाता है। अब इसमें हमारे रिकॉर्ड्स आ गए, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हमने पढ़े थे। अब से पहले मैंने ये डीएड में सभी दोस्तों ने पढ़ा होगा, हमारा पेपर 7 जो है, पेपर 7 में हमने रिकॉर्ड्स बहुत सारे, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स पढ़े हैं। ये क्वेश्चन वहीं से आया है, क्योंकि DSSB स्पेशल एजुकेशन में दोस्तों बाहर से कहीं से कुछ नहीं आता। आपने जितना डीएड में पढ़ रखा है बस वही सब आएगा। अब ये कैसे पूछा जाए, कैसे पूछा जाता है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब उन्होंने विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का अनुदैर्ध्य अभिलेख क्या कहलाता है, सब कुछ हमने सारे सब पढ़ रखा है, लेकिन उन्होंने अनुदैर्ध्य शब्द देकर हमें क्या कंफ्यूज कर देते हैं। अब विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का अनुदैर्ध्य अभिलेख क्या कहलाता है, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य अभिलेख क्या कहलाता है, जिसे हम कहते हैं, और हमने सबने पढ़ रखा है दोस्तों, इसमें क्या होगा, विद्यार्थी से संबंधित शैक्षणिक इतिहास, यानी कि विद्यार्थी से संबंधित जितने वर्ष भी उसने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है, शैक्षणिक कार्यक्रम जो है उसके साथ रहा है, उसमें उसने किस प्रकार से सीखा है, उसकी क्या प्रगति रही है, क्या कार्यक्रम, मतलब कितनी प्रतिशत उसका जो उपलब्धियां उसने प्राप्त की है, उसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है। तो उन सभी अभिलेख को क्या कहा जाता है, केवल उन्होंने ये पूछा है, ठीक है। तो उस अभिलेख को हम कहते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड। रिकॉर्ड यानी कि संचयी अभिलेख, संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या है, विद्यार्थी से संबंधित सभी ऐतिहासिक और उसका जितना भी शैक्षणिक है सभी अभिलेख, उसमें रिकॉर्ड होता है बच्चे से, ठीक है। स्टूडेंट के सभी रिकॉर्ड्स इसमें हो जाते हैं, स्टूडेंट से सभी चीजें उसकी विद्यालय से जितनी भी संबंधित होती है वे सभी कम्युलेटिव रिकॉर्ड में होती है, यानी कि संचयी अभिलेख में होती है, ठीक। और क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या कहलाता है, ठीक है, विद्यार्थी अभिलेख क्या कहलाता है, तो भी आप क्या कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड पर ही आपका क्वेश्चन जो होगा आंसर सही होगा, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 87, कला शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधि सामान्यता क्या कहलाती है। उन्होंने कहा है कला शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधि सामान्यता क्या कहलाती है। कला से यहाँ कोई आपका सब्जेक्ट कला नहीं है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उन्होंने कहा है कला शिक्षा, ठीक। आपके अंदर कोई भी एबिलिटी है, कोई कला शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधि सामान्यता क्या कहलाती है। आपके अंदर कोई भी यूनिक एबिलिटी है तो वह क्या कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी क्रिया आधारित अध्ययन, क्रिया आधारित अध्ययन। कोई भी कला शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा शास्त्र और शिक्षण विधि सामान्यता क्या कहलाती है, तो क्रिया आधारित अध्ययन कहलाती है, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक। उसके बाद 88 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी कला का उच्चतम लक्ष्य क्या होता है। जैसे किसी के अंदर एक कला है, ठीक, उसका उच्चतम लक्ष्य क्या होगा। कोई भी व्यक्ति अगर संगीत अगर उसे आता है, वह इसकी एक कला हो गई उसके अंदर, ठीक है, तो वह उसकी कला क्या है कि उसके लिए क्या है, उसकी सेल्फ के लिए क्या होगी, वो कह रहा है उस व्यक्ति का या उसका उच्चतम लक्ष्य क्या होता है, उसमें परिपूर्ण हो जाना, उसमें सबसे बेहतर करके दिखाना। क्यों, किसके लिए, वह होता है दोस्तों स्वानुभूति, स्वानुभूति, ठीक, जिससे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 89, देखिए, व्यक्ति के विचार बुद्धिमानी और भाषा में परिवर्तन किन प्रक्रियाओं द्वारा बनी है, यानी कि किसी व्यक्ति के विचार कैसे बनते हैं, ठीक है, या ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में विचार उत्पन्न होते हैं। बुद्धिमानी और भाषा, यानी कि उसमें अंदर बुद्धि का विकास कैसे होता है, भाषा में परिवर्तन किन प्रक्रियाओं द्वारा होता है, तो दोस्तों वह प्रक्रिया कहलाती है संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 90, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 90, गर्भधारण के बाद पहले 2 हफ्ते को कौन सी अवधि कहा जाता है।
यानी कि गर्भधारण का समय है और क्या है, पहले के 2 हफ्ते गर्भधारण जैसे ही हो रहा है उसके जो पहले 2 हफ्ते हैं उसे उस अवधि को क्या नाम से जाना जाता है या उस अवधि को क्या कहा जाता है? तो उस अवधि को कहते हैं दोस्तों जर्मिनल, ठीक है, यानी कि जननीय। ठीक, उसके बाद हमारा 91 देखिए क्वेश्चन दोस्तों, सांस्कृतिक कारक किस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? अब इसमें क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, 1 मिनट आपको ये मार्कर चेंज करती हूँ। वो पूछ रहे हैं कि सांस्कृतिक कारक किस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि सांस्कृतिक कारक किस प्रक्रिया को, अभी आप क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने प्रक्रिया पूछी है ना कि विकास पूछा है। अगर उसने पूछा होता सांस्कृतिक कारक किस विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो ऐसा कोई विकास नहीं है जिसको प्रभावित नहीं करता है सांस्कृतिक कारक, लेकिन उसने क्या पूछा है, किस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो सांस्कृतिक कारक किस प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो वह प्रक्रिया है दोस्तों अध्ययन प्रक्रिया, अध्ययन प्रक्रिया, यानी कि लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस को क्या नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है सांस्कृतिक कारक। देखिए अगर भाषा विकास पर अगर हम बात करें, ठीक है, या और भी विकास, शैक्षणिक विकास की बात करें, लेकिन विकास पर तो प्रभावित करेगा, लेकिन प्रक्रिया, किसी भी संस्कृति से अगर कोई व्यक्ति बिलोंग करता है तो उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। उसके बाद है 92 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस परिस्थिति में अंतरानेत्र दाब बढ़ जाता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, शायद मैंने जो 1 से लेकर 20 तक की सीरीज कराई है, क्वेश्चन सीरीज जिसमें है 1 to 20 तक, उसमें अलग तरीके से पूछा था कि ग्लूकोमा क्या है, तो ग्लूकोमा क्या, ग्लूकोमा कौन सी स्थिति कहलाती है, इस तरीके से वो क्वेश्चन था। और अब ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया आपसे, किस परिस्थिति में अंतरानेत्र दाब बढ़ जाता है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ग्लूकोमा स्थिति, ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा क्या है दोस्तों, ग्लूकोमा एक काला मोतिया जिसे कहते हैं वह स्थिति है जिसमें क्या होता है दोस्तों, इस ग्लूकोमा स्थिति में हमारी आंखों की मांसपेशियां जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह क्या हो जाता है, उस व्यक्ति को ग्लूकोमा हो जाता है, और जिसके कारण कभी कभी व्यक्ति दृष्टिबाधित भी हो जाता है। उसके बाद कह रहे हैं 93 देखिए दोस्तों, प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में सहायता करती हैं, यानी कि प्रत्येक नेत्र में कितनी मांसपेशियां हैं जो गति के समन्वय में, यानी कि हमारे जो मूवमेंट हो रहा है उस गति के समन्वय में सहायता करती है, कोऑर्डिनेट करने में, तो हमारी 6 मांसपेशियां हैं नेत्र में। ठीक, उसके बाद है दोस्तों आत्मगौरव किस प्रकार का प्रेरक है, तो आत्मगौरव क्या है दोस्तों, सामाजिक प्रेरक है, सामाजिक प्रेरक है। ठीक, बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बीमारी संबंधी परिघटना के लिए सही क्रम। अब इस क्रम में क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे आपको एग्जाम्स में दिए होंगे, सबसे पहले डिसेबिलिटी दिया होगा, कहीं पर रोग दिया होगा, कहीं पर अक्षमता दी होगी, ठीक है, कहीं पर। अब देखिए इसका सही क्रम क्या है, बहुत सारे अलग अलग आपको शब्द दिए होंगे, अलग अलग स्थितियां दी होंगी, तो आपको सही क्रम बताना होता है इसमें। अब सबसे पहले हो गया रोग, रोग से हो गया दोस्तों कोई भी बीमारी, कोई भी डिसीज हो गया, ठीक है, दुर्बलता शब्द भी आ सकता है यहाँ पर, क्षति भी हो सकती है, ठीक, अक्षमता आ गया और विकलांगता आ गया। ठीक, अब आप हमने कैसे सही इसको समझना है, जैसे कि हमने सब पढ़ रखा है कि बीमारी, क्षति, अक्षमता, उसके बाद विकलांगता। सबसे पहले किसी भी कारण कोई रोग या बीमारी हुई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके कारण व्यक्ति क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त करने से क्या हो गया, अगर कोई भी बीमारी, जैसे यहाँ पर हमने ग्लूकोमा की बात पढ़ी थी, तो सबसे पहले क्या हुआ, द्रव्य दाब, यानी कि अंतर्नेत्र का द्रव्य दाब बढ़ा, कोई भी डिसीज हुआ उसको, अंतर्नेत्र का क्या हो रहा है, आंतरिक आंख का द्रव्य दाब बढ़ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, मांसपेशियां नष्ट हो रही हैं, यानी कि क्षति हो रही है। जब नष्ट हो रही है उसके
के कारण रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है, मांसपेशियां नष्ट हुई, क्षतिग्रस्त हो गई, रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया, व्यक्ति को दिखना बंद हो गया, तो क्या हो गया, अक्षमता आ गई उसकी आंख में, जब वह देख नहीं पा रहा है तो वह देखने से असक्षम हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हुई। क्यों हुई, क्योंकि आंख का आंतरिक द्रव्य दाब बढ़ गया। तो पहले बीमारी हुई, उसके बाद रेटिना मतलब मांसपेशियां नष्ट हुई, क्षति हुई, उसके बाद रेटिना क्षतिग्रस्त होने के कारण व्यक्ति को देखना बंद हो गया, वो देख नहीं सकता। और अगर वह स्थिति पुनः स्थिति में नहीं बदलती है और वह हमेशा के लिए एक स्थिर हो जाती है, ठीक है, तो वह क्या हो जाती है, विकलांगता हो जाती है। तो व्यक्ति क्या हो गया, दृष्टिबाधित हो गया। तो सही क्रम क्या है, रोग, दुर्बलता या क्षति, अक्षमता, विकलांगता, ठीक। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 96 है, डाल्टन शिक्षण विधि विकास किसने किया, यानी कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया है। तो डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया है दोस्तों मिस हेलेन ने, आप इसको लिख लें ठीक से, ठीक। उसके बाद है दोस्तों 97 देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क यानी कि मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू किया था, 2009 में, ठीक। उसके बाद है आपका 98 क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या होगा, 3 क्वेश्चन आपको सही दिए होंगे, चौथा क्वेश्चन होगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी, किसी भी प्रकार का। तो 2-3 जो आपके आंसर ठीक होंगे, चौथा होगा कि सभी, ठीक है। तो कौन कैसा होना चाहिए, शिक्षक और छात्र के साथ संबंध, इसने यानी कि प्रेम का, दूसरा होना चाहिए विश्वास का और सम्मान का। इसमें प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, विश्वास हो एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। फिर कह रहे हैं 99 प्रश्न देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी दोस्तों हिलगार्ड ने। इसके एक और है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, क्योंकि हो सकता है आपको हिलगार्ड ना मिले, वो आ जाए, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक, हाँ एक है दोस्तों इसके एंड किसन, इन्होंने लिखी थी, ठीक है, इन दोनों ने लिखी है। तो दोनों में से कोई भी आपको अगर देखने को मिल जाए या उसमें ऑप्शन में आ जाए ये दोनों, तो दोनों पे सही लगा देना है आपको। अगर कोई एक देखने को मिल जाए तो किसी एक पर लगा देना है, ठीक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रतिपादक कौन है। तो मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, सबने पढ़ा होगा, फ्रॉइड, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा भी या कोई भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इससे ही रिलेटेड नहीं, अगर आपको डीएड से रिलेटेड कोई भी मुझसे क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको एंड टू एंड मिल जाएगा दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करते रहिएगा दोस्तों। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है वीडियो, थैंक यू सो मच।